जय हिंद साथियों। एसबी क्यूएस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी वैकेंसी के बारे में। उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। हम पुलिस मुख्यालय लखनऊ से संपर्क करने के पश्चात आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई गुमराह करने का या किसी तरह का कोई फेक बात नहीं है, ना हम व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पहले तो बात करेंगे सिपाही भर्ती की। आपकी जो सिपाही भर्ती है उसके 26,382 पदों के बारे में। इसके बारे में हमें आपको ये बताना है कि जो ये भर्ती है, इस वैकेंसी की 26,382 पदों की, इसमें आप जानते हैं कि 26,210 पद हैं सिविल पुलिस के और 172 पद हैं फायरमैन के। ठीक है, तो इस ये जो एजेंसी इस परीक्षा को कराएगी, इस वैकेंसी की परीक्षाओं को कराएगी, उस उस वैकेंसी का चुनाव हो चुका है, यानी टेंडर का काम पूरा हो चुका है। अब बात आ रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि 35,000 प्लस भर्तियां आएंगी, ठीक है, या 40,000 प्लस भर्तियां आएंगी। तो अब इस पे भर्ती बोर्ड का और जो है अ, और एजेंसी का के ऊपर और सरकार के ऊपर, तीनों के ऊपर मिला करके उनके ऊपर निर्भर है कि उस भर्तियों को कितना बढ़ाते हैं। फिलहाल अगर वैकेंसी की बात की जाए 2021-22 की, तो वैकेंसीज इतने ही थी। ठीक है, अब क्योंकि ये 2022-23 का जो चयन वर्ष स्टार्ट हो चुका है, 1 जुलाई बीत चुकी है। 1 जुलाई इसी साल के 1 जुलाई से लेकर के अगले साल की 30 जून तक को एक उसको चयन वर्ष कहते हैं। अब अगर ये चाहे भर्ती बोर्ड चाहे तो इसमें आपका 26,382 पदों में, और जो 2022-23 के 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक जो वैकेंसी खाली होंगी, जो रिटायर्ड लोग होंगे, उन उन खाली पदों के लिए भी वैकेंसी इसमें ऐड कर सकती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इससे अधिक भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, ऐसे कह देना कि 4,000 प्लस, 35,000 प्लस, तो कुछ कुछ भी बोल सकता है, उस पर आप ना जाइए। ठीक है, फिलहाल अभी टेंडर जो हुआ है एजेंसी का, इन्हीं पदों के लिए हुआ है। ठीक है, वो सरकार के ऊपर है वो क्या करती है। हमारा काम है आपको तैयारी करते रहना, आपको एक सीट लेना है, उसके लिए आप तैयारी करिए, बस उससे अधिक आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उससे समझौता हमें नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक, तो बात करते हैं अब अन्य पद। अब अन्य पद क्या है, 243 पद हैं। इसमें है एसआई गोपनीय कार्यालय होते हैं। ठीक है, उसमें पुलिस विभाग में कुछ गोपनीय कार्यालय होते हैं, उसमें 66 पदों के लिए इसकी प्रक्रिया जो है प्रोसेस चल रही है। ठीक है, और एएसआई, ठीक है, 143 पद है लिपिक के कार्यालय में। जो बाबू होते हैं वो असिस्टेंट एएसआई कर सकते हैं आप, असिस्टेंट उप निरीक्षक, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई लेखा, लेखा मतलब उसमें रिकॉर्ड के होते हैं, कुछ कार्यालय से संबंधित हैं। 34 पद है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं 829 पदों की। ये वैकेंसी एक अरसे के बाद ऐसी वैकेंसी होगी जिसमें कि सिपाही के साथ साथ 829 नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस की है ये वैकेंसी। सिविल पुलिस दरोगाओं की भी भर्ती आएगी 829। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि यह भर्ती बोर्ड के विवेक के ऊपर निर्भर है कि ये 2022-23 के चयन वर्ष में जितनी रिक्तियां हो रही हैं उसको भी इस पदों में वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम इतना, ये 2021-22 जो भर्ती अभी पीछे दरोगा वाली निकली थी 9,000 प्लस पदों की, तो उससे अतिरिक्त इतने पद अभी रिक्त हैं। ठीक है, तो ये हो गई पदों वाली बात। अब हम बात करते हैं तैयारी की, जो हमारा मेन फोकस है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी लड़के लड़कियां कह रहे थे, पूछ रहे थे कि सर तैयारी के बारे में अपना विजन बताइए, हम तैयारी के बारे में हमें कुछ मोटिवेशन दीजिए। तो तैयारी के बारे में यही कह रहे हैं बंधु कि आप तैयारी कभी वैकेंसी का इंतजार करके नहीं की जाती है। आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आप जितने अपने विवेक को, ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, वो आपके काम आएगा। जितना अधिक आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे वो प्लस ही होगा आपको। ठीक है, जितना पढ़ लें उतना कम है। ठीक है, यही ध्यान रख करके और किसी तरह के आप बहकावे मत आइए कि ये भर्ती चलेगी या निरस्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने पता करके आपको अब मैं बता रहा हूँ कि इसका टेंडर भी हो चुका है। अब अगले महीने ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। आप उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस बोर्ड पे देख सकते हैं कि एजेंसी का चुनाव हो चुका है। अब आगे बस प्रक्रिया है विज्ञप्ति निकालने की और फॉर्म डालने की। ठीक है, तो अब तैयारी की बात अगर हम करें तो उसमें आपके पास 3 से 4 महीने, क्योंकि अगर ये अगस्त के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में वैकेंसी आ जाती है तो ये 1 महीने का प्रोसेस चलेगा आपका फॉर्म भरने का। ठीक, उसके बाद जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा सबका,
तो इसमें 2 महीने के लगभग 1-2 महीने, 1 महीने तो नहीं, 2 महीने के गैपिंग के बाद परीक्षा होगी श्योर, ठीक है। उसमें डेडलाइन यही है कि नवंबर तक परीक्षा हो जाएगी, लिखित परीक्षा, ठीक है, और जनवरी तक दौड़ होनी है, ठीक है। इसके अनुसार ये जो कार्यदायी संस्था है ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिंदी की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में, तो हिंदी का आप उपकार का ले लीजिए या लुसेंट का लीजिए, ठीक है। हमने आपको ये बिल्कुल एनालाइज करके अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आप आदित्य प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है बिल्कुल आसान भाषा में है, ठीक है। लुसेंट कर लीजिए, उपकार के आदित्य, ये इनमें से ये तीनों नहीं, एक किताब ले लीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सामान्य अध्ययन की बात करें तो ये लुसेंट ही आपका कवर कर लेगा जीएस पोर्शन, चाहे विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान के प्रश्न हो, चाहे विविध हो, या आपका संविधान है, ये लुसेंट की बुक, ठीक है, ये कवर कर लेगी। प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लुसेंट में भी आता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, जीएस जीके का। और इसके बाद घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक का प्रैक्टिस सेट लीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेने से कोई मतलब नहीं है, रिवाइज करना ज़्यादा मायने रखता है। उसके साथ अब बात करते हैं गणित की। गणित की बात करें तो आप एस डी यादव का, अगर जो शुरुआती स्तर से सीखने के इच्छुक हैं, जिनको शुरुआती स्तर का ज्ञान चाहिए, वो एस डी यादव का ले लें। आर एस अग्रवाल का एसएससी का ले सकते हैं, जो मेच्योर है, उससे प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा जो है दिमागी दबाव में, दिमागी रूप से दबाव में आने की कतई आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत का आप जो है रीजनिंग ले लीजिए, उसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि सप्ताह में 1 से 2 बार, कम से कम 1 बार या जितना आप कर सकते हैं, पहले के जो है सालों के जो भी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट हैं, जो पेपर्स हैं, उनका प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा। इससे मालूम होगा कि आप कितने क्षमता में है, इस समय की क्षमता कितनी ऊंचाई तक है, ठीक। किसी भी गलत में, किसी भी तरह से उसमें रहने की जरूरत नहीं, ठीक है, भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। अब बात करें यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल की अगर बात किया जाए, परीक्षा वाणी की किताब आप ले लीजिए, ठीक है। तो परीक्षा वाणी की किताब ले करके ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रश्न आपके 5-6 आते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके परीक्षा वाणी किताब बिल्कुल वो हो जाएगा, इस यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी है। अब बात करें करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर का जो है, करंट अफेयर्स का तो बढ़ चुका है इस समय, हर परीक्षा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वेटेज। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि डेली का करंट अफेयर्स, जो ऑनलाइन करंट अफेयर है, उसी किताब लीजिए, प्रश्न जो है अपना ऑनलाइन भी देखते रहिए लगातार। तो इससे आप जो है उसे बिल्कुल आपको जानकारी रहेगी। और क्योंकि करंट अफेयर एक दिन में आप बैठ जाइए तैयार करने के, कैसे नहीं तैयार होगा। प्रतिदिन अगर आप पढ़ेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बारे में डिस्कस करिए अपने दोस्तों से, परिवार के सदस्यों में, जो भी साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनसे आप डिस्कशन करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम भी समय अब हमें मिला है तो हमने आपको वीडियो बनाया, और इसके साथ अब हम जो भी सामान्य अध्ययन का पोर्शन छूटा था कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, उसके बारे में डिटेल हम एनालाइज करके आपको आज ही वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, लोगों द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये है, सिविल पुलिस, पीएससी और फायरमैन, जैसे बहुत कम लोग संपूर्ण जानकारी रखते हैं कि किस सीपी में क्या होता है, पुलिस में, और पीएससी में क्या होता है, फायरमैन में। तो शॉर्टली अगर मैं बताऊँ आपको शॉर्ट में, तो सिविल पुलिस ये है जो थानों पे रहती है, ठीक है। कभी ना कभी किसी भी तरह से आपका सामना होता रहता है, ठीक है, सिविल पुलिस से। जो ये जो आपके थाने से संबंधित होती है पुलिस, या किसी भी प्रकरण में आपके पास आती है, झगड़े में आती है पुलिस, वो जनता के कार्य को देखती है, डायरेक्ट जनता से जुड़ी रहती है, वो सिविल पुलिस है। पीएससी है, ठीक है, तो ये आर्म्ड फोर्स है, ए फॉर आर्म्ड होता है, ठीक है, आर्म्ड कांस्टेबल ये है। इसमें मतलब ये सशस्त्र पुलिस जिसको कहते हैं, ठीक है। ये इसमें ये आपात समय में ये कहीं भी डिप्लॉय इनको किया जाता है। फायरमैन की बात किया जाए, फायरमैन ये है जो अग्निशमन वाला काम करते हैं, कहीं आग लग जाती है, इमरजेंसी में लोग जाते हैं, ठीक है, तो
तो वो फायरमैन सर्विस होती है, ठीक। लेकिन पढ़ने उड़ने के लिए देखिए पीएससी में जाना सबसे बेहतर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप विभागीय कार्यों में उतना व्यस्त नहीं, आपको कैंपिंग करनी रहेगी 2-3 महीने पे, उसके अलावा आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन सिविल पुलिस में आपको व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, किसी अगर कार्यालय में आप अटैच हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपको पढ़ने के लिए सिविल पुलिस में बहुत कम समय मिलेगा। जो थाने वगैरह पर रहते हैं उनको समझिए 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर आप खाली रहते हैं, ठीक है, आपको रिलैक्स आप फिजिकली रहते हैं लेकिन मेंटली आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे मामले आते रहते हैं, ठीक। पीएससी दूसरा वाला प्रश्न है, पूछा है एक भाई ने, पीएससी और पीएससी फायरमैन में प्रमोशन क्या होता है। जैसे सिविल देखिए इसमें पहले प्रमोशन होता है, देखिए सब में प्रमोशंस के तो चरण एक समान है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिविल पुलिस में लोगों को आइडेंटिटी मिल जाती है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो आइडेंटिटी मिल जाती है तो उनका प्रमोशन हो जाता है। तो पीएससी में लेकिन क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कहीं भी फोर्स अगर डिप्लॉय की जाती है तो वो सामूहिक रूप से की जाती है। ऐसे में क्या होता है कि वो किसी एक आदमी पे बात नहीं आती है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो किसी व्यक्ति को किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि उसमें प्रमोशन जल्दी होते रहते हैं। जैसे कि पुलिस विभाग में होते हैं आरआई, प्रसार निरीक्षक। प्रसार निरीक्षक ये माना जाता है कि पीएससी से ही उसमें प्रमोशन पा करके लोग आरआई बनते हैं, उसके आगे गैजेटेड ऑफिसर सीओ रैंक पे लोग पहुंचते हैं, ठीक है। सिविल पुलिस से बहुत कम लोग जा पाते हैं उस पे, गेस्ट रैंक पे, नॉन गेस्टेड में ही रह जाते हैं, इंस्पेक्टर रैंक, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था 13वीं माह की सैलरी के बारे में। 13वीं माह की सैलरी क्यों मिलती है? 13वीं माह की सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि वैसे तो मानवाधिकार, जो विश्व मानवाधिकार संघ है, आयोग है, उसके अनुसार हर विभाग का, हर किसी मजदूर का, उसका एक समय नियत है कि आप सप्ताह में इतने समय करेंगे काम, इतना समय प्रतिदिन इतना करेंगे। लेकिन पुलिस विभाग का वास्तव में कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जब भर्ती होते हैं तो पैरा 2 के अंतर्गत वो 24 आवर्स के लिए वो उपलब्ध रहने के लिए भर्ती होते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो तभी आपसे साइन करा लिया जाता है, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे आपको उपलब्ध रहना है, ठीक है। आप ड्यूटी पॉइंट से अपने गांव नहीं जा सकते छोड़ करके, ऐसी स्थिति में आपको आपके लिए जो है अनुकूल नहीं रहेगा, ठीक है। बिना छुट्टी के अगर आप जा रहे हैं गाँव तो ये गलत माना जाएगा, उसके लिए आपको अनुशासनीय कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन विकट परिस्थितियों को समझ लीजिए कि जरूरी कार्य के लिए छुट्टी जल्दी नहीं मिल पाती, ठीक है। कोई त्योहार आया, किसी तरह का अगर कोई घटना हो गई आपके जिले में, थाना क्षेत्र में, तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिले में हो गई, प्रदेश में हो गई, तो आपकी छुट्टी तुरंत निरस्त कर दी जाती है कि सभी छुट्टियां निरस्त की जाएंगी इतने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, ऐसा। तो ऐसे में जो है ये क्या काफी त्यागपूर्ण परिस्थिति पैदा हो जाती है कि आप अपने परिवार से उतना जुड़ा नहीं है। ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग का मतलब जब आपका सब कुछ कंफर्म हो जाएगा तो ज्वाइनिंग जिस जिले में होगी वहीं ज्वाइनिंग, वहीं से आपकी नौकरी स्टार्ट हो जाती है। जिस साल में आप ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, उस साल के आप बैच कहलाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ वो आपका नियुक्ति जनपद माना जाएगा। ज्यादातर बहुत कम मामलों में ये होता है कि आप जहाँ ज्वाइन किए हैं उस जिले में पहली पोस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, ये बहुत कम होता है। नहीं तो जहाँ आप प्रारंभिक रूप से वहाँ पे ज्वाइन करते हैं वही आपका माना जाता है नियुक्ति जनपद, और वहीं आप शुरुआती साल आप काटते हैं ट्रेनिंग करने के बाद, ठीक है। स्थानांतरण की बात की जाए तो स्थानांतरण के बाद अगर करें तो स्थानांतरण में क्या है कि जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके उसके बाद क्या है कि स्थानांतरण में ये बात आती है सामने कि जब जिस जिले में आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो उसमें जब आपका प्रशिक्षण चरण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक मौसमी स्थानांतरण आता है स्वैच्छिक रूप से फॉर्म भरने के लिए कि आप ये अपनी इच्छा से कहाँ जाना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई प्रयागराज में है, आप जाना चाह रहे हैं कानपुर, ठीक है, कानपुर जोन में जाना चाह रहे हैं तो वो भर के देगा। ग्रीष्मकालीन आता है स्थानांतरण का फॉर्म, तो निकलता है, जारी किया जाता है विभाग की तरफ से। तो उसके बाद क्या होता है कि आप अपना पत्र लिख कर देंगे और उस पर कप्तान साहब का साइन होगा, साइन होकर के वो एडीजी स्थापना के पास जाएगा। तो जब जो आप 2-3 को चुनाव कर लेते हैं, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, उन्नाव हो गया, आपने चुनाव अगर किया है
तो उसमें देखा जाता है कि उस जिले में वैकेंसी है कि नहीं है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, ठीक है। जैसे आप सिपाही पद से जा रहे हैं स्थानांतरण पे, तो आपको उस पर अगर रिक्तियाँ रहती हैं तो कानपुर नगर दे दिया, नहीं तो दूसरा जिला, दूसरे नंबर का जिला दिया जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया स्वेच्छा से। एक जो है आपकी इच्छा के अलावा होता है, अगर आपने कोई गलत काम किया, आपके द्वारा काम हो गया, तो उसे आपके जो है कप्तान साहब स्थानांतरण अपने जिले में कहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एडीजी जोन जोन होते हैं, तो वो जोन में कहीं आप स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है स्थानांतरण। तो ये थी जो है बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य अध्ययन का कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।